द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है स्वतंत्रता का अधिकार 1922। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। इस अधिकार का मूल उद्देश्य व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, आवागमन, आजीविका, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा देना है। स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण बंधनहीनता नहीं है, बल्कि ऐसी संरक्षित स्वतंत्रता है जिसका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, समाज की व्यवस्था और राज्य के वैध हितों के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण तथा निवारक निरोध की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1 वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ, संस्था या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता। मूल संविधान में संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ केवल बोलने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि विचारों और सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता भी है। लेखन, मुद्रण, चित्र, कला, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और डिजिटल संचार अभिव्यक्ति के माध्यम हो सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सामान्यतः सूचना प्राप्त करने और विचारों के प्रसार से संबंधित स्वतंत्रता भी शामिल हो सकती है। व्यावसायिक विज्ञापन को भी निर्धारित परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ परिस्थितियों में मौन रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। विजो इमैनुएल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति से जुड़े संरक्षण को महत्व दिया। अनुच्छेद 19 खंड 2 राज्य को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। ये प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसावे के आधार पर लगाए जा सकते हैं। केवल सरकार की आलोचना करना अपने आप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाहर नहीं हो जाता। प्रतिबंध का संवैधानिक आधार होना चाहिए और वह मनमाना या आवश्यकता से अत्यधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। श्रेया सिंघल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1 में दी गई है। ये नागरिकों को शांतिपूर्वक एकत्र होने, प्रदर्शन करने और सार्वजनिक विषयों पर सामूहिक अभिव्यक्ति का अवसर देती है। संविधान केवल शांतिपूर्ण और बिना हथियार वाले सम्मेलन को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 19 खंड 3 के अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी स्थान को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध करना शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत प्राप्त है। इसमें राजनीतिक दल, संगठन, क्लब, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन और अन्य वैध संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल हो सकती है। 97वें संविधान संशोधन के बाद सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19 खंड 1 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 19 खंड 4 के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था
तथा नैतिकता के हित में इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार हर परिस्थिति में उस संघ को सरकारी मान्यता प्राप्त करने या किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने का मूल अधिकार नहीं देता। भारत में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 में दिया गया है। ये नागरिक को सामान्यतः एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता देता है। भारत के किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1 में दी गई है। अनुच्छेद 19 खंड 5 के अनुसार आवागमन और निवास की स्वतंत्रता पर सामान्य जनता के हित तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश और निवास पर विशेष नियंत्रण स्थानीय समुदायों की संस्कृति, भूमि और संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से वैध हो सकता है। कोई वृत्ति अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 19 खंड 6 राज्य को सामान्य जनता के हित में इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। राज्य किसी पेशे या तकनीकी व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावसायिक अथवा तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति केवल व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा करके आवश्यक चिकित्सा योग्यता के बिना डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वयं संचालित करने की व्यवस्था भी कर सकता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रतिबंधों की युक्तियुक्तता का परीक्षण न्यायालय कर सकते हैं। प्रतिबंध और उसके उद्देश्य के बीच तार्किक तथा उचित संबंध होना आवश्यक है। आधुनिक न्यायिक दृष्टिकोण में आनुपातिकता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, अर्थात अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध वैध उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 का संरक्षण नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। पहला संरक्षण पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून के विरुद्ध है। अनुच्छेद 20 खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जो कार्य किए जाने के समय अपराध नहीं था। अपराध किए जाने के समय निर्धारित दंड से अधिक दंड भी बाद के कानून के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये संरक्षण मुख्यतः आपराधिक कानूनों पर लागू होता है और लाभकारी दंडात्मक परिवर्तन को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर सामान्य निषेध नहीं लगाता। दूसरा संरक्षण दोहरे दंड के विरुद्ध है। अनुच्छेद 20 खंड 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। इसे डबल जेपडी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण कहा जाता है। इसके लिए पहले की कार्यवाही का अभियोजन और दंड के संवैधानिक अर्थ में होना आवश्यक है। तीसरा संरक्षण आत्म अभिशंसन के विरुद्ध है। अनुच्छेद 20 खंड 3 के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये संरक्षण आरोपी व्यक्ति को जबरन अपने विरुद्ध टेस्टिमोनियल एविडेंस देने के लिए मजबूर किए जाने से बचाता है। अंगुलियों के निशान, हस्तलेखन नमूना या अन्य भौतिक साक्ष्य और स्वयं के ज्ञान पर आधारित बाध्यकारी बयान में संवैधानिक अंतर किया गया है। सल्वी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना सहमति नाको विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल जैसे परीक्षणों के जबरन प्रयोग को अनुच्छेद 20 खंड 3 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। अनुच्छेद 20 की सुरक्षा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, इसलिए भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी इसका संरक्षण मिलता है। प्रारंभ में A.K. गोपालन मामले में अनुच्छेद 21 की अपेक्षाकृत संकीर्ण व्याख्या की गई थी। मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। इसके बाद जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया का केवल कानून में लिखा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह न्याय संगत, उचित, निष्पक्ष और गैर मनमानी होनी चाहिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को
न्यायिक व्याख्या में परस्पर संबंधित संवैधानिक सुरक्षा के रूप में विकसित किया गया है। जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ ऐसा जीवन शामिल है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सार्थक विकास कर सके। न्यायिक व्याख्या ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनेक अधिकारों को मान्यता दी है। मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार, आजीविका से संबंधित संरक्षण, आश्रय से संबंधित अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता से संबंधित संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित अधिकार, स्वच्छ जल और वायु से संबंधित संरक्षण, त्वरित सुनवाई का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित संरक्षण, विदेश यात्रा से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैदियों और बंदियों के मानवीय अधिकार, हिरासत में यातना और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, प्रतिष्ठा से संबंधित संरक्षण, नींद से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कुछ परिस्थितियों में संचार और इंटरनेट तक पहुंच से संबंधित स्वतंत्रताओं को भी संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग से जोड़ा गया है। के.एस. पुट्टस्वामी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को संविधान द्वारा संरक्षित मूल अधिकार माना। निजता में शारीरिक निजता, सूचनात्मक निजता, निर्णय संबंधी स्वायत्तता और व्यक्तिगत चुनाव जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं। ओल्गा टेलिस मामले में आजीविका को जीवन के अधिकार से महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा गया। हुसैनारा खातून मामलों ने त्वरित सुनवाई को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय से जोड़ा। सुनील बत्रा और अन्य कारागार संबंधी निर्णयों ने स्पष्ट किया कि कैदी मूल मानवीय और संवैधानिक अधिकारों से पुनर्तः वंचित नहीं हो जाते। डी.के. बसु मामले ने हिरासत और गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश विकसित किए। कॉमन कॉज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन गरिमापूर्ण मृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देश से संबंधित सिद्धांतों को मान्यता दी। अनुच्छेद 21 की सुरक्षा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। इस अधिनियम को सामान्यतः राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 21A का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को केवल नीति संबंधी लक्ष्य न रखकर मूल अधिकार का संवैधानिक आधार देना है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। सामान्य दंडात्मक गिरफ्तारी की स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की यथाशीघ्र जानकारी दी जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 24 घंटे की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं किया जाता। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना व्यक्ति को इस अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 के ये संरक्षण शत्रु विदेशी और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर उसी प्रकार लागू नहीं होते। निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किए जा चुके अपराध के लिए दंडित करना नहीं, बल्कि संभावित हानिकारक कार्य को रोकना है। यही इसे दंडात्मक निरोध से अलग करता है। संविधान निवारक निरोध को पुनर्तः प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि उस पर प्रक्रियात्मक सुरक्षा और संवैधानिक सीमाएं लगाता है। निवारक निरोध में निर्धारित अवधि से अधिक निरोध के लिए सामान्यतः सलाहकार बोर्ड की समीक्षा की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रहे हैं या नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं, जैसा कि लागू संवैधानिक व्यवस्था में निर्धारित है। निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधारों से अवगत कराया जाना चाहिए। उसे निरोधादेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। लोकहित के विरुद्ध समझे जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। संसद को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध से संबंधित कुछ परिस्थितियां, अधिकतम अवधि और सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।
A.K. रॉय मामला निवारक निरोध और अनुच्छेद 22 की संवैधानिक व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय है। गिरफ्तारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित न्यायिक सुरक्षा केवल अनुच्छेद 22 तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 की निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को केवल बोलने या घूमने की स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि विचार, अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन, निवास, व्यवसाय, आपराधिक न्याय, जीवन, गरिमा, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।